एससीपी फाउंडेशन इविल चीजों से अच्छी तरह से वाकिफ है, चाहे वो कोई रेप्टाइल हो, एक बूढ़ा आदमी हो या खुद डेथ भी क्यों ना हो। लेकिन अगर कुछ इस तरह से भी बदतर हुआ तो कुछ ऐसी क्रूएलिटी जो कई सारे डायमेंशंस में एग्जिस्ट करती हो और अगर वो हमारे ही पास आ रहा है तो ये है स्कारलेट किंग। कई लोग ऐसा मानते हैं कि ये अल्टीमेट इविल है और इससे लड़ने के लिए फाउंडेशन को क्रिएट किया गया था। लेकिन स्कारलेट किंग एग्जैक्टली है क्या? इसे कई नामों से जाना जाता है। इसके नामों में रेड कलर और पावर या रॉयल्टी का कोई भी रेफरेंस जरूर होता है, जैसे हरक, खरक, द रेड शाह, द क्रिम्सन खान, पीटी 616 मेंडेस एक्स मकीना, द लाला राजा और SCP-001। फाउंडेशन के कई रहस्यमय दुश्मनों की तरह इसके नेचर और ओरिजिन की कहानियां भी काफी कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। टफ्टर प्रपोजल के ऑफिशियल SCP-001 फाइल के अनुसार स्कारलेट किंग की टर्मिनोलॉजी पूरी हिस्ट्री में कई कल्चर्स में पाई जाती है। किंग को इसी तरह से दिखाया जाता है, बड़ा सा रेड डेमॉन जैसा फिगर जिसमें सोने का मुकुट या कोई और रॉयल हेडड्रेस पहना हो। कई सारे कल्चर्स की माइथोलॉजीज में ये सिमिलर ही लगता है, जबकि ये सभी हिस्ट्री में अलग अलग समय पर एग्जिस्ट करती थी और इनके बीच कम्युनिकेशन होने का कोई चांस ही नहीं है। SCP फाउंडेशन की कई एंटिटीज किसी न किसी तरह से स्कारलेट किंग के साथ कनेक्टेड है, जैसे कि SCP-2317 जो कि एक लकड़ी का दरवाजा है। ये भक्षक नाम के एक जीव की ओर ले जाता है। माना जाता है कि अगले 30 सालों में ये एस्केप करके दुनिया में तबाही मचा देगा, लेकिन वाकई ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि कितने SCPs स्कारलेट किंग के साथ कनेक्टेड हैं। ये काफी अजीब है कि फाउंडेशन की ऑफिशियल फाइल में स्कारलेट किंग के डेजिग्नेशन केटर लिखी हुई थी, लेकिन फिर इसे डाउनग्रेड करके सेव कर दिया गया। इस फाइल के अनुसार अगर इस डेजिग्नेशन को बदलने की कोशिश की गई तो इसका नतीजा काफी बुरा हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि स्कारलेट किंग का अभी भी कई सारे ग्रुप्स, इंडिविजुअल्स और एनोमलीज पर इन्फ्लुएंस है और अगर ये हमारे यूनिवर्स में आ जाता है तो ये हमारी रियलिटी को काफी डैमेज कर देगा। तो फिर ये सेफ कैसे हुआ, ये बड़ा सवाल है और O5 काउंसिल इसे ऐसे ही क्यों रखना चाहती है। हम इसी मिस्ट्री का पता लगाना चाहते हैं, लेकिन स्कारलेट किंग के असली नेचर के बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले डॉक्टर रॉबर्ट मॉन्टॉक के बारे में जानना होगा, जिनकी जिंदगी और किस्मत ही इससे रिलेटेड है। अगर ये नाम सुनने में आपको थोड़ा अजीब लगा तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये SCP-231 से रिलेटेड है, जो हमारे यूनिवर्स में एंटर करने के लिए स्कारलेट किंग का सबसे बड़ा रीसेंट अटेम्प्ट था। इस SCP को ब्राइड्स ऑफ द स्कारलेट किंग भी कहा जाता है। ये 7 औरतों का बना हुआ है। इन सभी को द चिल्ड्रन ऑफ द स्कारलेट किंग नाम के कल्ट द्वारा किडनैप किया गया था। इन सभी 7 औरतों को कुछ अनोमलस हॉरर से इम्प्रेग्नेट कर दिया गया था और जब इन हॉरर्स का जन्म होता था तो कुछ न कुछ तबाही आती थी और इस मदर की डेथ हो जाती थी। इस समय डॉक्टर मॉन्टॉक इस एनोमली पर शोध करने वाले एक रिसर्चर थे। 6 बार तबाही ऑलरेडी हो चुकी थी, इसलिए आखिरी बर्थ को रोकने के लिए काफी प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था। लेकिन इस इशू पर काम करते हुए डॉक्टर मॉन्टॉक के साथ एक पर्सनल ट्रेजेडी हुई। उनका 14 साल का भाई जैकब अचानक से गायब हो गया। मॉन्टॉक दहशत में थे। उन्हें ऐसा लगा कि इसका जरूर स्कारलेट किंग से कोई संबंध है। बदले की चाह रखते हुए मॉन्टॉक ने एक ऐसा आइडिया दिया जिसकी डिटेल्स को कभी पब्लिक में बताया ही नहीं गया। 110 मॉन्टॉक नाम का एक प्रोसीजर किया जाना था, लेकिन ये डॉक्टर मॉन्टॉक और स्कारलेट किंग के रिलेशनशिप की शुरुआत ही थी। स्कारलेट किंग कितना खतरनाक है, इस बात का आइडिया देने के लिए हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि SCP फाउंडेशन और ग्लोबल अकल्ट कोलिशन ने अपने डिफरेंसेस को दरकिनार करके एकजुट होने का फैसला किया। ये चिल्ड्रन ऑफ द स्कारलेट किंग को पकड़ना चाहते थे। ये अपने मिशन में कामयाब भी हुए और उन्होंने बच्चों के लीडर को पकड़ लिया। दीपेश स्पाइवेक नाम का एक मिस्टीरियस व्यक्ति था। डॉक्टर मॉन्टॉक, जो कि 231 और 2317 के लीड रिसर्चर थे, इन्होंने चिल्ड्रन ऑफ द स्कारलेट किंग के असली नेचर का पता लगाने के लिए दीपेश का इंटरव्यू लिया। डॉक्टर मॉन्टॉक उतने इम्पार्शियल इंटरव्यूअर नहीं थे जितना SCP फाउंडेशन चाहता था। फाउंडेशन को हमेशा ये डाउट होता था कि उनके दिमाग में अभी भी यही चलता होगा कि उनके छोटे भाई के अचानक गुम हो जाने का संबंध कहीं न कहीं स्कारलेट किंग या उन बच्चों से था। बाकी सारे कल्ट लीडर्स की तरह ही दीपेश ने भी डॉक्टर मॉन्टॉक के सवालों के खुल के जवाब नहीं दिए। उसने मॉन्टॉक प्रोसीजर की खतरनाक रेपुटेशन से ही अंदाजा लगा लिया कि डॉक्टर कैसे हो सकते हैं, लेकिन उन्हें इतना शान देखकर उसे काफी हैरानी हुई। उस पूछताछ के राउंड के बाद किंग और उसके कल्ट के बारे में कुछ फैक्ट्स पता चले। किंग के साथ काम करने से पहले ये बच्चे द सर्पेंट्स हैंड के लिए काम किया करते थे। अपने रिचुअल्स के दौरान इन्होंने वॉन्डरर्स लाइब्रेरी से कुछ टेक्स्ट चुरा लिए थे। दीपेश ने यह भी बताया कि स्कारलेट किंग के 3 लॉज हैं, लॉ ऑफ ब्लड, लॉ ऑफ कंक्रीट और लॉ ऑफ हाउलिंग। डॉक्टर मॉन्टॉक दीपेश के सीक्रेट से फ्रस्ट्रेट हो गए थे। वो और ज्यादा जानना चाहते थे
उन्हें जैक हर्स्ट, चिल्ड्रन ऑफ द स्कारलेट किंग के फॉर्मर मेंबर का एक मेमवा मिला। एक इंसान के पास लोगों के माइंड और उनके पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में पता लगाने की काबिलियत थी। उसने स्कारलेट किंग और उसके फॉलोअर्स और SCP-3838 के कुछ टर्कमैन योद्धाओं के बीच हुई लड़ाई के बारे में याद दिलाया। हर्स्ट ने इस लड़ाई को दोनों ही साइड से देखा। चिल्ड्रन ऑफ द स्कारलेट किंग के पर्सपेक्टिव से उनके लॉर्ड एक ज्वालामुखी में मौजूद किले के अंदर से उन पर रूल कर रहे थे। टर्कमैन के पर्सपेक्टिव से ये बच्चे भूखे थे और उन्हें मारा गया था। मोनटॉक का स्कारलेट किंग जैसे कर्स द्वारा किए जाने वाले रिचुअल्स का भी रिकॉर्ड मिला। इनमें से कुछ तो कार्व्ड SCP फाउंडेशन सिंबल्स यूज होते थे। इसका क्या मतलब हो सकता था? आखिरकार दीपेश ने मोनटॉक को लॉ ऑफ ब्लड के बारे में सच बता ही दिया। ये स्कारलेट किंग के लॉ है। इसमें गरीबी, हिंसा, भुखमरी, नफरत और डर है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मिडिल एजेस में नोबल्स सर्व्स को मारते थे और उनके साथ बेरहमी से पेश आते थे। चिल्ड्रन ऑफ द स्कारलेट किंग के लिए बस यही जीने का तरीका है। इसका ऑल्टरनेटिव है लॉ ऑफ कॉन्क्रीट। ये मॉडर्न एज की तरह है जिसमें झूठा कंफर्ट और सेफ्टी है। बिल्डिंग्स, खाना, हेल्थ केयर, नॉलेज, टेक्नोलॉजी, ये वो सारी चीजें हैं जिनसे स्कारलेट किंग को नफरत है। लेकिन जब मोनटॉक को एजेंट दी बोवर नाम के फॉर्मर फाउंडेशन ऑपरेटिव्स की फाइल मिली तो ये मिस्ट्री और भी गहरी हो गई। मोंटेक को यह पता चला कि फाउंडेशन के क्रिएशन से पहले स्कारलेट किंग का कोई अस्तित्व नहीं था और ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे फाउंडेशन का स्कारलेट किंग में इंटरेस्ट बढ़ रहा था वैसे वैसे उसकी ताकत बढ़ती जा रही थी। लेकिन ये हो कैसे सकता था? डॉक्टर मोंटॉक के लिए पर्सनल लेवल पर भी चीजें अजीब होती जा रही थी। दीपेश लगातार उनके भाई के गुम हो जाने और मोंटॉक प्रोसीजर के बारे में सवाल पूछता था। ये सारी चीजें धीमे धीमे उन पर असर डाल रही थीं। कुछ सवाल उन्हें अभी भी परेशान करते थे। लॉ ऑफ हाउलिंग क्या है? स्कारलेट किंग कौन है? वो कैसे उत्पन्न हुआ? मोंटॉक खुद भी चिल्ड्रन ऑफ द स्कारलेट किंग की तरह ही बर्ताव करने लगे थे। मॉडर्न वर्ल्ड के हॉरर्स का जिक्र करने लगे थे और अक्सर कहते थे कि हम सब एक झूठी जिंदगी जी रहे हैं। उनको ऐसा लगने लगा था कि स्कारलेट किंग के अंडर सफर करना ही जिंदगी जीने का असली तरीका है। ये फिलॉसफी एरियाडनी कार्टराइट नाम के कैटलिस्ट ने कुछ इस तरह से डिस्क्राइब की है। हमें पता होना चाहिए कि मरना क्या होता है, गुलामी क्या होती है, खास तौर पर तब जब हमारे मालिक को हम पर जरा भी दया ना आए। हमें पता होना चाहिए कि एक पर्पस की तरफ चलना क्या होता है। हमें पता होना चाहिए कि देवताओं और अंधेरों की दुनिया कैसी होती है। हमें मॉडर्निटी, पोस्ट मॉडर्निटी को खत्म करना चाहिए। इंसानों, जिंदगी और स्कारलेट किंग के लिए केवल एक ही रूल है, रूल ऑफ केओस। बेसिकली ह्यूमैनिटी जब भी दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी तब स्कारलेट किंग और ताकतवर हो जाएगा। जब भी दुनिया को समझने और ऑर्गेनाइजेशन करने की कोशिश की जाएगी तब स्कारलेट किंग की ताकत भी बढ़ेगी। जब कॉलोनियल पावर्स ने इंडिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका पर कब्जा किया था तब भी स्कारलेट की ताकत बढ़ी थी। मोंटॉक को अब समझ में आ रहा था कि उसका दुश्मन कितना पावरफुल है। मोंटॉक को जो पता चल रहा था उसे जानकर वो पागल होता जा रहा था। उसे समझ आ गया था कि स्कारलेट किंग का सबसे बड़ा दुश्मन SCP फाउंडेशन ही है। SCP फाउंडेशन ही उसका सबसे बड़ा एसेट भी था। जब भी हर बार उस मॉन्स्टर को समझने की कोशिश की जाती थी तो उसकी पावर और भी बढ़ जाती थी। जैसे ही मोंटॉक को यह समझ आया, दीपेश स्पाईवैक के कंटेनमेंट सेल की दीवार में एक क्रैक आया। ये स्कारलेट किंग के रेल्म में एंट्री करने वाला पोर्टल था। फाउंडेशन स्टाफ अब उस सेल के अंदर नहीं जा पा रहे थे और दीपेश ने मोंटॉक के साथ एक आखिरी इंटरव्यू की डिमांड रखी। जब फाउंडेशन के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा तो उन्होंने उसकी बात मान ली। आखिरी कॉन्वर्सेशन में दीपेश ने मोंटॉक को कांग्रेचुलेट किया क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि वो किसी के साथ डील कर रहा था। दीपेश ने उन्हें बताया कि स्कारलेट किंग एक आइडिया है, एक कॉन्सेप्ट है। नए और पुराने के बीच कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उसे पावर मिलती है। ये है लॉ ऑफ हाउलिंग। ये दी स्कारलेट किंग का गुस्सा है। दीपेश के अनुसार किंग को फाउंडेशन के इस बिलीफ से नफरत है कि साइंस से प्रोग्रेस की जा सकती है। किंग को केवल ये एरोगेंस ही लगती थी। मोंटॉक्स प्रोसीजर इतना कामयाब इसलिए हुआ क्योंकि ये साइंस पर बेस्ड नहीं था। ये नफरत, दर्द और बदले की चाहत पर बेस्ड था। जब तक फाउंडेशन और हमारी दुनिया अपने तौर तरीके नहीं बदलेंगे तब तक स्कारलेट किंग की पावर लगातार बढ़ती ही जाएगी। मोंटॉक का दिमाग तो लगभग खराब ही हो गया था। उसमें से एक आखिरी सवाल पूछा गया, क्या उसके भाई को वो बच्चे या स्कारलेट किंग गायब करके ले गए थे? जब दीपेश ने जवाब दिया नहीं तो मोंटॉक ने उसे गोली मार दी। ये चिल्ड्रन ऑफ द स्कारलेट किंग का एंड था। नई चीजें पता चलने के बाद मोंटॉक ने O5 काउंसिल से काफी रिक्वेस्ट की कि वो अपने तौर तरीके बदल ले। इसी तरह से हम स्कारलेट किंग को अपनी दुनिया में आने से रोक सकते हैं। उन्होंने मोंटॉक की बात नहीं मानी, लेकिन वो जानते थे कि स्कारलेट किंग के खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो ह्यूमैनिटी को सबसे बड़े खतरे से बचाने के लिए
दुनिया के सबसे सीक्रेटिव ग्रुप SCP फाउंडेशन के O5 काउंसिल ने फाइनली कुछ कदम उठाए। उन्होंने स्कारलेट किंग के क्लासिफिकेशन को कैटर से सेव कर दिया और फाउंडेशन फाइल्स में उसका डिस्क्रिप्शन जानबूझकर अजीब सा लिख दिया। O5 काउंसिल को लगा था कि इतना कर देने से स्कारलेट किंग का खतरा टल जाएगा, लेकिन मॉन्टॉक जानता था कि ये काफी नहीं है। वो सच देख चुका था। फाउंडेशन तो नॉर्मली अपना काम कर रहा था, लेकिन मॉन्टॉक को नफरत सी होने लगी थी। उसे पता था कि स्कारलेट किंग को रोका नहीं जा सकता है, और फिर भी वो सिर्फ बैठकर तमाशा देखे जा रहा था। डॉक्टर रॉबर्ट मॉन्टॉक अब SCP फाउंडेशन के रिसर्चर नहीं है। डॉक्टर रॉबर्ट मॉन्टॉक ने अपने लिए एक अलग ही रास्ता चुना। वो अब स्कारलेट किंग की शरण में है और पागलपन, नफरत और केओस के भक्त बन चुके हैं। आप स्कारलेट किंग को तो हरा नहीं सकते, और जैसे कि आप जानते हैं, एक पुरानी कहावत है, अगर हरा नहीं सकते तो फिर साथ ही दे दो ना।